आप सुन रहे हैं मनीषा की आवाज में रामशरण शर्मा के द्वारा लिखी गई पुस्तक प्रारंभिक भारत का परिचय। इससे पिछले वीडियो में आप अध्याय 5 तक सुने होंगे। इस वीडियो में आप अध्याय 6 भाषाई ढांचा से सुनेंगे। मुख्य भाषाई वर्ग। भारत बहुसंख्यक भाषाओं का देश है। भारतीय भाषाई सर्वेक्षण द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के संपादक गिरीश सेन के अनुसार भारतीयों द्वारा लगभग 180 भाषाएं और प्रायः 550 बोलियां बोली जाती है। ये भाषाएं 4 महत्वपूर्ण वर्गों के अर्थात ऑस्ट्रो एशियाटिक, तिब्बती बर्मी, द्रविड़ और हिंद आर्य वर्गों के अंतर्गत हैं। भारत में ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषाएं प्राचीनतम प्रतीत होती है और सामान्यतः मुंडा बोली के कारण जानी जाती है। इन भाषाओं के बोलने वाले पूर्व में ऑस्ट्रेलिया तक और पश्चिम में अफ्रीका के पूर्वी समुद्र तट के निकट मैडागास्कर तक पाए जाते हैं। नृविज्ञानियों के विचारानुसार लगभग 40,000 ईसा पूर्व में ऑस्ट्रियाई लोग ऑस्ट्रेलिया में आए, इसलिए यह आर्थिक संभव है कि वे लोग 50,000 वर्ष पहले भारतीय उपमहादेश होते हुए अफ्रीका से दक्षिण पूर्वी एशिया और ऑस्ट्रेलिया गए। ऐसा लगता है कि उस समय तक भाषा का जन्म हो चुका था। ऑस्ट्रो एशियाटिक ऑस्ट्रियाई भाषा परिवार 2 परिवारों में बटा है। पहला है भारतीय उपमहादेश में बोली जाने वाली ऑस्ट्रो एशियाटिक और दूसरा ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्वी एशिया में बोली जाने वाली ऑस्ट्रोनेशियन। ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की मुंडा और मोन खमेर 2 शाखाएं हैं। मोन खमेर शाखा खासी भाषा का प्रतिनिधित्व करती है, जो उत्तर पूर्वी भारत में मेघालय अंतर्गत खासी और जामितिया पहाड़ियों में और निकोबारी द्वीपों में भी बोली जाती है, लेकिन मुंडा अपेक्षाकृत बहुत विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। मुंडा भाषा झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में संथालियों द्वारा बोली जाती है। संथाल इस उपमहादेश की सबसे बड़ी जनजाति है। मुंडो, संथालो, हो इत्यादि में प्रचलित बोलियां भी मुंडारी भाषा के रूप में जानी जाती है। ये पश्चिमी बंगाल, झारखंड और मध्य भारत में बोली जाती है। तिब्बती बर्मी भारत का दूसरा वर्ग अर्थात तिब्बती बर्मी चीनी तिब्बती परिवार की शाखा है। यदि हम चीन और अन्य देशों पर ध्यान देते हैं तो पता चलता है कि इस परिवार की भाषाओं के बोलने वालों की संख्या ऑस्ट्राई परिवार की, यहाँ तक कि हिंद आर्य परिवार की भाषाओं के बोलने वालों की संख्या से भी अधिक है। भारतीय उपमहादेश में तिब्बती बर्मी बोलियां हिमालय के किनारे किनारे उत्तर पूर्वी असम से उत्तर पूर्वी पंजाब तक फैली है। ये बोलियां भारत के उत्तर पूर्वी पंजाब तक फैली हैं। ये बोलियां भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में प्रचलित हैं और बहुत लोग इस क्षेत्र में तिब्बती बर्मी भाषा के विभिन्न रूप बोलते हैं। अनेक जनजातियों द्वारा इस भाषा की 116 बोलियों का प्रयोग किया जाता है। जिन उत्तर पूर्वी राज्यों में ये बोलियां बोली जाती है उनमें त्रिपुरा, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर शामिल है। तिब्बती बर्मी भाषा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र में भी प्रचलित है। यद्यपि ऑस्ट्रियाई और तिब्बती बर्मी दोनों बोलियां द्रविड़ और हिंद आर्य बोलियों से बहुत पुरानी है, फिर भी इनका अपना साहित्य विकसित नहीं हो सका है, क्योंकि इनकी अपनी किसी प्रकार की लिखावट नहीं थी। स्वभावतः मुंडा और तिब्बती बर्मी भाषाओं में लिखित सामग्री का अभाव है। बोलने वाले जो दंत कथाएं और परंपराएं मौखिक रूप से जानते थे, वे पहले 19वीं सदी में ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा लिपिबद्ध की गई। यह महत्वपूर्ण बात है कि बुरनजी नामक तिब्बती बर्मी शब्द मध्यकाल में अहोमों के द्वारा
वंश वृक्ष के प्रलेख के अर्थ में प्रयुक्त होता था। यह संभव है कि मैथिली शब्द पंजी का, जिसका अर्थ वंश वृक्ष होता है, संपर्क उक्त तिब्बती वर्मी शब्द से है। द्रविड़ भाषा परिवार। देश में बोली जाने वाली भाषाओं का तीसरा परिवार द्रविड़ भाषाओं का है। यह बोली लगभग पूरे दक्षिण भारत में व्याप्त है। द्रविड़ बोली का प्राचीनतम रूप भारतीय उपमहादेश के पाकिस्तान स्थित उत्तर पश्चिमी भाग में पाया जाता है। ब्राहुई को द्रविड़ भाषा का प्राचीनतम रूप माना जाता है। भाषा विज्ञान के विद्वान द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति का श्रेय एलम अर्थात दक्षिण पश्चिमी ईरान को देते हैं। इस भाषा की तिथि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व निर्धारित की जाती है। ब्राहुई इसके बाद का रूप है। यह अभी भी ईरान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बलूचिस्तान और सिंध राज्यों में बोली जाती है। यह कहा जाता है कि द्रविड़ भाषा पाकिस्तानी क्षेत्र होते हुए दक्षिण भारत पहुंची, जहां इससे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम जैसी इसकी मुख्य शाखाओं की उत्पत्ति हुई। लेकिन तमिल दूसरी भाषाओं से कहीं अधिक द्रविड़ है। झारखंड और मध्य भारत में बोली जाने वाली ओरांव अथवा कुड़क भाषा भी द्रविड़ है, लेकिन यह मुख्यतः ओरांव जनजाति के सदस्यों द्वारा बोली जाती है। हिंद-आर्य चौथा भाषा वर्ग हिंद-आर्य है, जो हिंद यूरोपीय परिवार का है। यह कहा जाता है कि हिंद यूरोपीय परिवार को पूर्वी अथवा आर्य शाखा हिंद ईरानी, दर्दी और हिंद आर्य नामक 3 उपशाखाओं में बट गई। ईरानी, जिसे हिंद ईरानी भी कहते हैं, ईरान में बोली जाती है और इसका प्राचीनतम नमूना अवेस्ता में मिलता है। दर्दी भाषा पूर्वी अफगानिस्तान, उत्तरी पाकिस्तान और कश्मीर की है। यद्यपि अधिकतर विद्वान दर्दी बोली को हिंद आर्य की शाखा मानते हैं। हिंद आर्य भाषा पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल में बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली जाती है। लगभग 500 हिंद आर्य भाषाएं उत्तर और मध्य भारत में बोली जाती है। प्राचीन हिंद आर्य भाषा के अंतर्गत वैदिक संस्कृत भी है। लगभग 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक मध्य हिंद आर्य भाषाओं के अंतर्गत प्राकृत, पाली, अपभ्रंश भाषाएं आती है। यद्यपि पाली और अपभ्रंश को भी प्राकृत माना जाता है। प्राकृत और शास्त्रीय संस्कृत दोनों का विकास प्रारंभिक मध्यकाल के दौरान भी होता रहा और 600 ईस्वी से अनेक अपभ्रंश शब्दों का प्रचलन हुआ। हिंदी, बंगला, असमी, ओड़िया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी और कश्मीरी जैसी आधुनिक हिंद आर्य क्षेत्रीय भाषाओं का विकास मध्यकाल में अपभ्रंश भाषा से हुआ। यह बात नेपाली भाषा के मामले में भी है। कश्मीरी मूलतः दर्दी है, लेकिन यह गहरे रूप से संस्कृत से और परवर्ती प्राकृत से प्रभावित रही है। यद्यपि भारत में भाषाओं के 4 वर्ग हैं, तथापि उनके बोलने वालों की अलग अलग इकाइयां नहीं है। पूर्व में अनेक भाषा वर्गों के बीच पारस्परिक प्रभाव पड़ता रहा है। फलस्वरूप एक भाषा वर्ग के शब्द दूसरी भाषा वर्ग में प्रकट होते रहे हैं। यह प्रक्रिया बहुत पहले वैदिक काल में ही शुरू हो गई थी। मुंडा और द्रविड़ दोनों के बहुसंख्यक शब्द ऋग्वेद में मिलते हैं। फिर भी अंततः हिंद आर्य भाषाइयों ने अपने सामाजिक आर्थिक प्राबल्य के कारण अपनी भाषा को जनजातीय भाषाओं पर लाद दिया। यद्यपि हिंद आर्य प्रशासनिक वर्ग अपनी ही भाषा का प्रयोग करते थे, तथापि वे जनजातीय बोलियों के प्रयोग के बिना जनजातीय साधन और मानव शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते थे। इसके कारण शब्दों का पारस्परिक लेन देन हुआ। मानव जातीय समूह और भाषा परिवार। उपयुक्त 4 भाषा वर्गों को भारतीय उपमहाद्वीप के 4 मानव जातीय समूहों की अलग अलग भाषा बताया जाता है। ये 4 समूह
हवसीनुमा, नेग्रिटो, ऑस्ट्रेलियाई, ऑस्ट्रेलियाइड, मंगोलियड्स और कॉकेशियस हैं। नाटा कद, छोटा चेहरा और छोटा होठ हवसीनुमा नेग्रिटो की प्रमुख विशेषताएं हैं। वे अंडमान द्वीप और तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में रहते हैं। वे केरल और श्रीलंका के भी माने जाते हैं। यह समझा जाता है कि वे कोई ऑस्ट्रेलियाई भाषा बोलते हैं। ऑस्ट्रेलियाई भी नाटे कद के होते हैं, यद्यपि वे हबशीनुमा नेग्रिटो से लंबे होते हैं। इनका भी रंग काला होता है और शरीर पर बहुत रोंगटे होते हैं। वे मुख्यतः मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों में रहते हैं, यद्यपि वे हिमालयी क्षेत्रों में भी दिखाई पड़ते हैं। वे ऑस्ट्रेलियाई अथवा मुंडा भाषाएं बोलते हैं। मंगोलिय नाटी कद वाले, अल्प रोंगटे युक्त शरीर वाले और चिपकी नाक वाले होते हैं। वे उप हिमालयी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में रहते हैं। वे तिब्बती वर्मी भाषाएं बोलते हैं। काकसीय लोग साधारणतः लंबे कद वाले, पूर्ण विकसित दाढ़ी युक्त लंबे चेहरे वाले, गोरे चमड़े युक्त और संकुचित सुस्पष्ट नाक वाले होते हैं। वे द्रविड़ और हिंदराज दोनों भाषाएं बोलते हैं। इस प्रकार कोई भाषा परिवार किसी खास मानव जाति समूह तक सीमित नहीं रहता है। 7वां अध्याय है मानव का उद्भव और विकास, प्राचीन प्रस्तर युग। मानव प्रजाति के अफ्रीकी पूर्वज। पृथ्वी 4 अरब 60 करोड़ वर्षों से अधिक पुरानी है। इसकी परत के विकास से 4 अवस्थाएं प्रकट होती है। चौथी अवस्था चातुर्थिकी क्वाटरनरी कहलाती है, जिसके 2 भाग हैं, अति नूतन और अद्यतन। पहला 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व के बीच था और दूसरा लगभग 12,000 ईसा पूर्व से शुरू होकर आज तक जारी है। पृथ्वी पर जीवोत्पत्ति लगभग 3 अरब 50 करोड़ वर्ष पूर्व हुई। करोड़ों वर्षों तक जीवन पौधों और पशुओं तक सीमित रहा। मानव धरती पर पूर्व प्लाइस्टोसीन काल और प्लाइस्टोसीन काल के आरंभ में उत्पन्न हुआ। लगभग 60 लाख वर्ष पूर्व मानव सम होमिनिड का दक्षिणी और पूर्वी अफ्रीका में आविर्भाव हुआ। आदि मानव, जो बंदरों से बहुत भिन्न नहीं थे, लगभग 3 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर प्रकट हुए। मानव के उद्भव में ऑस्ट्रालोपिथेकस का आविर्भाव सबसे महत्वपूर्ण घटना है। ऑस्ट्रालोपिथेकस लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है दक्षिणी वानर। यह नर वानर था और इस प्रजाति में वानर और मनुष्य दोनों के लक्षण विद्यमान थे। ऑस्ट्रालोपिथेकस का उद्भव लगभग 55 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 15 लाख वर्ष पूर्व हुआ। यह दोनों पैर वाला और उभरे पेट वाला था। इसका मस्तिष्क बहुत छोटे आकार का, लगभग 400 क्यूबिक सेंटीमीटर का था। ऑस्ट्रालोपिथेकस सबसे अंतिम पूर्व मानव होमिनिड था, अतः इसे प्रोटो मानव अथवा आदि मानव भी कहते हैं। 20 लाख से 15 लाख वर्ष पूर्व पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका में प्रथम मानव कहे जाने वाले मानव होमो हैबिलिस का प्रादुर्भाव हुआ। होमो हैबिलिस का अर्थ है हाथ वाला मानव अथवा कारीगर मानव। इस प्रथम वास्तविक मानव ने पत्थरों को टुकड़ों में तोड़कर और उन्हें तराशकर उनका औजार के रूप में इस्तेमाल किया। इसलिए जहां भी होमो हैबिलिस की हड्डियां पाई गई है, वहां पत्थर के टुकड़े भी मिले हैं। होमो हैबिलिस का मस्तिष्क हल्का 500 से 700 सीसी था। 18 से 16 लाख वर्ष पूर्व पृथ्वी पर सीधे मानव अथवा होमो इरेक्टस का आविर्भाव हुआ। पत्थर का हस्त कुठार, हैंड एक्स के निर्माण तथा अग्नि के आविष्कार का श्रेय इसी को दिया जाता है। होमो हैबिलिस के विपरीत होमो इरेक्टस लंबी दूरी की यात्राएं करते थे। इनके अवशेष अफ्रीका के अलावा चीन, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में मिले।
मानव के उद्भव में अगला महत्वपूर्ण कदम था पृथ्वी पर होमो सेपियंस बुद्धिमान मानव का आविर्भाव। आधुनिक मानव का उद्भव होमो सेपियंस से ही हुआ है। जर्मनी में मिले निएंडरथल मानव से इसकी काफी समानताएं हैं। होमो सेपियंस का काल 2,30,000 से 30,000 ईसा पूर्व निर्धारित किया जा सकता है। इसका शरीर छोटा और ललाट संकीर्ण था, लेकिन इसके मस्तिष्क का आकार बड़ा 1200 से 1800 सीसी था। सीसी का फुल फॉर्म होता है क्रेनिकल कैपेसिटी। आधुनिक मानव अथवा होमो सैपियंस 1,15,000 वर्ष पूर्व ऊपरी पूरा पाषाण काल में दक्षिणी अफ्रीका में प्रकट हुआ। अन्य होमोनिडों की अपेक्षा इसका ललाट बड़ा था और हड्डियां पतली थी। आधुनिक मानव ने विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए अनेक प्रकार के पत्थर के औजार बनाए, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि उसमें बोल पाने की क्षमता थी अथवा नहीं। अभी हाल तक यह माना जाता रहा है कि लगभग 35,000 ईसा पूर्व में भाषा का जन्म हुआ, लेकिन अब भाषा के जन्म का समय 50,000 ईसा पूर्व माना जाता है। आधुनिक मानव का मस्तिष्क अपेक्षाकृत बड़ा लगभग 1200 से 2000 सीसी था। मस्तिष्क का बड़ा होने की वजह से आधुनिक मानव ज्यादा बुद्धिमान था और उसमें अपने परिवेश को बदल पाने की क्षमता मौजूद थी। भारत में मानव प्रजाति भारतीय उपमहाद्वीप में शिवालिक पहाड़ी इलाके में पाकिस्तान की पंजाब प्रांत के अंतर्गत पोतवार के पठार में मानव खोपड़ियों के अत्यंत प्राचीन जीवाश्म मिले हैं। इन मानव खोपड़ियों को रामापिथेकस और शिवापिथेकस कहा गया है। इसमें होमोनिड की लाक्षणिक विशेषताएं तो हैं, लेकिन ये वानरों का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। रामापिथेकस स्त्री खोपड़ी है, हालांकि दोनों एक ही वर्ग के हैं। इसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाला एक अन्य जीवाश्म जो यूनान में प्राप्त हुआ है, लगभग 1 करोड़ वर्ष पुराना माना गया है। यह रामापिथेकस और शिवापिथेकस की तिथि निर्धारण में सहायक हो सकता है, अन्यथा इन खोपड़ियों को 22 लाख वर्ष पुराना माना जाता है। जो कुछ भी हो, इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि इस जाति का प्रसारण भारतीय उपमहाद्वीप के अन्य भागों में भी हुआ हो। ऐसा प्रतीत होता है कि शिवालिक पहाड़ी इलाके में मिले होमोनिड ने भारतीय उपमहाद्वीप में मानव का उद्भव न हो सका और यह प्रजाति लुप्त हो गई। 1982 ईस्वी में मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी अंतर्गत हथनौरा नामक स्थल से होमिनिड की लगभग संपूर्ण खोपड़ी प्राप्त हुई है। इसे होमो इरेक्टस अथवा सीधे मानव की खोपड़ी बताया गया। लगभग इसका शारीरिक परीक्षण करने के बाद अब इसे आद होमो सैपियंस माना जाता है। अब तक होमो सैपियंस के अवशेष भारतीय उपमहाद्वीप में कहीं से भी नहीं प्राप्त हुए हैं। हालांकि श्रीलंका में होमो सैपियंस के जीवाश्म मिले हैं। यह जीवाश्म लगभग 34,000 वर्ष पूर्व का बताया जाता है। श्रीलंका में यह काल ऊपरी प्लाइस्टोसीन और आरंभिक होलोसीन काल के शिकारी और खाद्य संग्राहक जीवन का है। ऐसा लगता है कि आधुनिक मानव होमो सैपियंस इसी समय दक्षिण भारत में अफ्रीका से समुद्र तट होते हुए पहुंचा। यह घटना प्रायः 35,000 वर्ष पूर्व हुई। पुरापाषाण युग की अवस्थाएं भारतीय पुरापाषाण युग को मानव द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर के औजारों के स्वरूप और जलवायु में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर 3 अवस्थाओं में बांटा जाता है। पहली को आरंभिक या निम्न पुरापाषाण युग, दूसरी को मध्य पुरापाषाण युग और तीसरी को ऊपरी पुरापाषाण युग कहते हैं। लेकिन जब तक महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान से मिले शिल्प सामग्रियों के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं मिल जाती, तब तक मोटे तौर पर पहली अवस्था को
6 लाख ईसा पूर्व और 1,50,000 ईसा पूर्व के बीच। दूसरी अवस्था को 1,50,000 ईसा पूर्व और 35,000 ईसा पूर्व के बीच और तीसरी अवस्था को 35,000 ईसा पूर्व और 10,000 ईसा पूर्व के बीच रख सकते हैं, पर 40,000 ईसा पूर्व और 15,000 ईसा पूर्व के बीच दक्कन के पठार में मध्य पुरापाषाण युग तथा ऊपरी पुरापाषाण युग दोनों के औजार मिलते हैं। अधिकांश आरंभिक पुरापाषाण युग हिमयुग में गुजरा है। अफ्रीका में आरंभिक पुरापाषाण युग संभवतः 20 लाख वर्ष पूर्व शुरू हुआ, लेकिन भारत में आरंभिक पुरापाषाण युग 6 लाख वर्ष से अधिक पुराना नहीं है। यह तिथि महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान को दिया गया है, जो भारत में किसी भी आरंभिक पुरापाषाण स्थल के लिए प्राचीनतम तिथि है। यहाँ के लोग कुल्हाड़ी या हस्त कुठार, बिदारनी और खंडक का उपयोग करते थे। भारत में पाई गई कुल्हाड़ी काफी हद तक वैसी ही है जैसी पश्चिमी एशिया, यूरोप और अफ्रीका में मिली है। पत्थर के औजार से मुख्यतः काटने, खोदने और छीलने का काम किया जाता था। आरंभिक पुरापाषाण युग के स्थल अब पाकिस्तान में पड़ी पंजाब की सोन या सोहन नदी की घाटी में पाए जाते हैं। कई स्थल कश्मीर और थार मरुभूमि में मिले हैं। आरंभिक पुरापाषाण कालीन औजार उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में बेलन घाटी में भी पाए गए हैं। जो औजार राजस्थान की मरुभूमि के दिदवाना क्षेत्र में बेलन और नर्मदा की घाटियों में तथा मध्य प्रदेश के भोपाल के पास भीमबेटका की गुफाओं और शैलाश्रों में मिले हैं, वे मोटा मोटी 1 लाख ईसा पूर्व के हैं। शैलाश्रों का उपयोग मानवों के ऋतुकालिक बसेरे के रूप में किया जाता होगा। हस्त कुठार द्वितीय हिमालयी अंतर हिमावर्तन के समय के जमाव में मिले हैं। इस अवधि में जलवायु में नमी कम हो गई थी। मध्य पुरापाषाण युग में लोग मुख्यतः पत्थर की पपड़ी बनाते थे। वे पपड़ियां सारे भारत में पाई गई है और इनमें क्षेत्रीय अंतर भी पाए गए हैं। मुख्य औजार हैं पपड़ियों के बने विविध प्रकार के फलक, बेदनी, छेदनी और खुरचनी। मध्य पुरापाषाण स्थल जिस क्षेत्र में मिले हैं, मोटे तौर पर उसी क्षेत्र में प्रारंभिक पुरापाषाण स्थल भी पाए जाते हैं। यहाँ हम एक प्रकार के सरल बाटिकाश उद्योग पत्थर के गोलों से वस्तुओं का निर्माण देखते हैं, जो तृतीय हिमालयी हिमावर्तन के समय काल में चलता है। इस युग की शिल्प सामग्री नर्मदा नदी के किनारे किनारे कई स्थानों पर और तुंगभद्रा नदी के दक्षिणवर्ती कई स्थानों पर भी पाई जाती है। भारत में ऊपरी पुरापाषाण काल के 566 स्थल पाए गए हैं। ऊपरी पुरापाषाणीय अवस्था में आर्द्रता कम थी। इस अवस्था में विस्तार हिमयुग की उस अवस्था में हुआ जब जलवायु अपेक्षाकृत गर्म हो गई थी। विश्वव्यापी संदर्भ में इसकी दो विशेषताएं हैं: नए चकमक उद्योग की स्थापना और आधुनिक प्रारूप के मानव होमो सैपियंस का उदय। भारत में फलकों, ब्लेड्स और तक्षणियों वुड्स का इस्तेमाल देखा जाता है, जो आंध्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केंद्रीय मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, बिहार के पठार में और इनके इर्द गिर्द पाए गए हैं। मानवों के उपयोग के पाषाणीय गुफाएं और शैलाश्रय भोपाल से दक्षिण में 40 किलोमीटर दूर भीमबेटका में मिले हैं। गुजरात के टिब्बों के ऊपरी तलों पर ऊपरी पुरापाषाणीय भंडार भी मिला है, जिसकी विशेषता है शल्कों, फलकों, तक्षणियों और खुरचनियों की अपेक्षाकृत अधिक मात्रा। इस प्रकार देश के अनेकों पहाड़ी ढलानों और नदी घाटियों में पुरापाषाणीय स्थल पाए जाते हैं, किंतु सिंधु और गंगा के कछारी मैदानों में इनका पता नहीं है। मध्यपाषाण युग, आखेटक और पशुपालक। ऊपरी पुरापाषाण युग का अंत 10,000 ईसा पूर्व के आसपास हिमयुग के अंत के साथ ही हुआ और जलवायु गर्म और शुष्क हो गई। जलवायु के बदलने के साथ ही पेड़ पौधों और जीव जंतुओं में भी परिवर्तन हुए और मानव के लिए नए क्षेत्रों की ओर अग्रसर होना संभव हुआ।
9000 ईसा पूर्व से जलवायु की स्थिति में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है। प्रस्तर युगीन संस्कृति में 9000 ईसा पूर्व में मध्यवर्ती अवस्था का आरंभ हुआ, जो मध्य पाषाण युग कहलाती है। यह पूरा पाषाण युग और नव पाषाण युग के बीच का संक्रमण काल है। मध्य पाषाण युग के लोग शिकार करके, मछली पकड़कर और खाद्य वस्तुएं बटोरकर पेट भरते थे। आगे चलकर वे कुछ पशुपालन भी करने लगे। इनमें शुरू के 3 पेशे तो पूरा पाषाण युग से ही चले आ रहे थे, पर अंतिम पेशा नव पाषाण संस्कृति से जुड़ा है। मध्य पाषाण युग के विशिष्ट औजार हैं सूक्ष्म पाषाण या पत्थर के बहुत छोटे औजार। राजस्थान, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, मध्य और पूर्वी भारत में मध्य पाषाण स्थल काफी मात्रा में पाए जाते हैं तथा दक्षिण भारत में कृष्णा नदी के दक्षिण में पाए जाते हैं। इनमें से राजस्थान में बागोर स्थल का उत्खनन भली भांति हुआ है। यहाँ सुस्पष्ट सूक्ष्म पाषाण फलकों का उद्योग था और यहाँ के निवासियों की ही जीविका शिकार और पशुपालन से चलती थी। इस स्थल पर बस्ती ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी के आरंभ से 5000 वर्षों तक रही। मध्य प्रदेश में आजमगढ़ और राजस्थान में बागोर पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, जिसका समय लगभग 5000 ईसा पूर्व हो सकता है। राजस्थान के पुराने नमक झील सांबर के जमावों के अध्ययन से प्रतीत होता है कि 7000 से 6000 ईसा पूर्व के आस पौधे लगाए जाते थे। अभी तक मध्य पाषाण युग की कुछ ही उपलब्धियों का वैज्ञानिक काल परीक्षण हो पाया है। मध्य पाषाण संस्कृति का महत्व मोटे तौर पर 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक बना रहा। इसमें संदेह नहीं कि इसने नव पाषाण संस्कृति का मार्ग प्रशस्त किया। प्राचीनतम कलाकृतियां। पूरा पाषाण और मध्य पाषाण युग के लोग चित्र बनाते थे। प्रागैतिहासिक कलाकृतियों तो कई स्थानों में पाई जाती है, परंतु मध्य प्रदेश का भीमबेटका स्थल अद्भुत है। यह भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण विंध्य पर्वत पर अवस्थित है। इसमें 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बिखरे 500 से भी अधिक चित्रित गुफाएं हैं। इन गुफाओं के चित्र पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल तक के बने हुए हैं और कुछ श्रृंखलाओं में तो हाल के समय तक के हैं, परंतु इनमें अनेक गुफाएं मध्य पाषाण काल के लोगों से संबद्ध है। इनमें बहुत सारे पशु, पक्षी और मानव चित्रित हैं। अस्पष्टता इन कलाकृतियों में चित्र अधिकांश पशु पक्षी हुए हैं, जिनका शिकार जीवन निर्वाह के लिए किया जाता था। अनाज पर जीने वाले परचिंग पक्षी उन आरंभिक चित्रों में नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि वे चित्र अवश्य आखेट या खास संग्रह पर आश्रित अवस्था से संबद्ध होंगे। 8वां अध्याय है नव पाषाण युग। प्रथम खाद्य उत्पादक एवं पशुपालक। विश्व स्तरीय संदर्भ में नव पाषाण युग 9000 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है। भारतीय उपमहाद्वीप में नव पाषाण युग की एक ऐसी बस्ती मिली है जिसका समय लगभग 7000 ईसा पूर्व बताया जाता है। यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में अवस्थित मेहरगढ़ में है। मेहरगढ़ बलूचिस्तान के ब्रेड बास्केट नाम से प्रसिद्ध कोची मैदान में बोलन नदी के तट पर अवस्थित था। यहाँ के प्राचीनतम निवासी पशुपालन करते थे और अनाज उपजाते थे, लेकिन 5550 ईसा पूर्व के लगभग बाढ़ों के कारण वे तबाह हो गए। लगभग 5000 ईसा पूर्व में पत्थर और हड्डी दोनों के बने औजार की सहायता से कृषि और अन्य गतिविधियां फिर से शुरू की गई। इस क्षेत्र के नवपाषाण युगीन लोग शुरू से ही गेहूं और जौ उपजाते थे। वे प्रारंभिक चरण में गाय, भेड़ और बकरी पालते थे। आरंभ में बकरियों की संख्या ज्यादा रही, लेकिन अंततः गायों की संख्या
बकरियों और भेड़ों दोनों से अधिक हो गई। इससे अवश्य कृषि को लाभ पहुंचा होगा। अनाज अच्छी मात्रा में उपजाए जाते थे और अन्नागारों में रखे जाते थे। अधिकतर अन्नागार कच्ची ईंटों से, जिनसे आवासीय संरचनाएं बनाए जाते थे। कच्ची ईंटों की अनेक संरचनाएं जिनमें खाने बने थे अन्नागार मालूम पड़ती है। 4500 से 3500 ईसा पूर्व के काल में कोची मैदानी क्षेत्र से सिंधु नदी के मैदानी क्षेत्र तक कृषि का पर्याप्त विस्तार हुआ। 5000 ईसा पूर्व तक लोग चाक से मृदभांड नहीं बनाते थे, लेकिन 4500 ईसा पूर्व के बाद कुम्हार के चाक की जानकारी हो गई। मिट्टी के बर्तनों की संख्या तेजी से बढ़ी और उन पर चित्रकारी होने लगी। सिंधु की सहायक नदी हकरा की सूखी घाटी में 47 उत्तर नवपाषाण कालीन बस्तियां मिली है। अस्पष्टता इनसे हड़प्पा संस्कृति की उद्भव का मार्ग प्रशस्त हुआ। विंध्य पर्वत के उत्तरी पृष्ठों पर पाए गए कुछ नवपाषाण स्थलों को 5000 ईसा पूर्व तक पुराना बताया जाता है, किंतु सामान्यतः दक्षिण भारत में पाई गई नवपाषाण बस्तियां 2500 ईसा पूर्व से अधिक पुरानी नहीं है। भारत के कुछ दक्षिणी और पूर्वी भागों में ऐसे स्थल महज 1000 ईसा पूर्व के हैं। इस युग के लोग पॉलिशदार पत्थर के औजारों और हथियारों का प्रयोग करते थे। वे खास तौर से पत्थर की कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल किया करते थे। ये कुल्हाड़ियां देश के पहाड़ी इलाकों के अनेक भागों में विशाल मात्रा में पाई गई है। काटने के इस औजार से लोग कई तरह के काम लेते थे तथा पौराणिक कथाओं में परशुराम तो कुल्हाड़ी से लड़ने वाले महान योद्धा हो गए हैं। नवपाषाण युग के निवासियों द्वारा वृहत कुल्हाड़ियों के आधार पर हम उनकी बस्तियों के 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र देखते हैं: उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी और दक्षिण उत्तर पश्चिमी समूह के नवपाषाण औजारों में वक्रधार की आयताकार कुल्हाड़ियां हैं। उत्तर पूर्वी समूह की कुल्हाड़ियां पॉलिशदार पत्थर की होती थी, जिनमें आयताकार दस्ता लगा रहता था और कभी-कभी कंधेदार खंतियां भी लगी होती थी। दक्षिणी समूह की कुल्हाड़ियों की बगलें अंडाकार होती थी और हत्था नुकीला रहता था। उत्तर पश्चिम में कश्मीरी नवपाषाण संस्कृति की कई विशेषताएं हैं, जैसे गर्तावास, गड्ढा घर, मृदभांड की विविधता, पत्थर तथा हड्डी के तरह तरह के औजारों का प्रयोग तथा सूक्ष्म पाषाण का पूरा अभाव। इसका महत्वपूर्ण स्थल है बुर्जहोम, जिसका अर्थ होता है भुर्ज वृक्ष का स्थान। यह श्रीनगर से उत्तर पश्चिम की ओर 16 किलोमीटर दूर है। वहां नवपाषाण युगीन लोग एक झील के किनारे जमीन के नीचे घर बनाकर रहते थे और शिकार और मछली पर जीते थे। लगता है वे खेती से परिचित थे। श्रीनगर से दक्षिण पश्चिम की ओर 41 किलोमीटर दूर एक अन्य नवपाषाण स्थल है गुफ कराल, जहाँ के लोग कृषि और पशुपालन का धंधा करते थे। कश्मीर में नवपाषाण युगीन लोग न केवल पत्थर के पॉलिशदार औजारों का प्रयोग करते थे, अपितु वे हड्डी के बहुत सारे औजारों और हथियारों का भी प्रयोग करते थे। भारत में चिरांदी एक और स्थान है जहां हड्डी के उपकरण पाए गए हैं। यह स्थान गंगा के उत्तरी किनारे पर पटना से 40 किलोमीटर पश्चिम में है। यहाँ के उपकरण हरिण सिंगों के हैं और परवर्ती नवपाषाण परिवेश में 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए गए हैं। यहाँ बस्ती इसलिए संभव हुई कि गंगा, सोन, गंडक और घाघरा इन 4 नदियों का संगम स्थल होने के कारण यहाँ खुली जमीन उपलब्ध थी। पर यहाँ की नवपाषाण संस्कृति में पत्थर के औजारों की कमी ध्यान देने योग्य है। बुर्जहोम के लोग रुखड़े, धूसर मृदभांडों का प्रयोग करते थे। यह रोचक बात है कि यहाँ कब्रों में पालतू कुत्ते भी अपने मालिकों के शवों के साथ दफनाए जाते थे। पालतू कुत्तों को
उनके मालिकों की कब्रों में दफनाने की प्रथा भारत के अन्य किसी भी भाग में नवपाषाण युगीन लोगों में शायद नहीं थी। बुर्ज होम वास स्थान की सबसे पूर्व की तिथि 2700 ईसा पूर्व है, किंतु चिरांद में मिली हड्डियों की तिथि 2000 ईसा पूर्व से बहुत पहले नहीं रखी जा सकती है और संभवतः यहाँ के औजार पछेती नवपाषाण काल के हैं। नवपाषाण युग के लोगों का दूसरा समूह दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के दक्षिण में रहता था। वे लोग आमतौर से नदी के किनारे ग्रेनाइट की पहाड़ियों के ऊपर या पठारों में बसते थे। वे पत्थर की कुल्हाड़ियों का और कई तरह के प्रस्तर फलकों का भी प्रयोग करते थे। पक्की मिट्टी की मूर्तिकाओं से प्रकट होता है कि वे बहुत से जानवर पालते थे। उनके पास गाय, बैल, भेड़ और बकरी होती थी। वे सिलबट्टे के प्रयोग करते थे, जिससे प्रकट होता है कि वे अनाज पैदा करना जानते थे। तीसरा क्षेत्र जहां नवपाषाण युग के औजार मिले हैं, असम की पहाड़ियों में पड़ता है। नवपाषाण औजार भारत की उत्तर पूर्वी सीमा पर मेघालय की गारो पहाड़ियों में भी पाए गए हैं। इसके अतिरिक्त हम विंध्य के उत्तर मिर्जापुर और इलाहाबाद जिलों में भी कई नवपाषाण स्थल पाते हैं। इलाहाबाद जिले के नवपाषाण स्थलों के विषय में बतलाया गया है कि यहाँ ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में भी चावल का उत्पादन होता था, पर इसकी तिथि 1500 ईसा पूर्व भी बतलाई जाती है। जिन कई नवपाषाण स्थलों का या नवपाषाण परतें वाले स्थलों का उत्खनन हुआ है, उनमें प्रमुख है कर्नाटक में मस्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर, कोडकल, पिकलीहल, संगेनकल्लू, टी नरसीपुर और तैक्कलकोट तथा तमिलनाडु में पय्यमपल्ली। उतनूर आंध्र प्रदेश का महत्वपूर्ण नवपाषाण स्थल है। जान पड़ता है कि दक्षिण भारत में नवपाषाण अवस्था 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक जारी रही। कर्नाटक के पिकलीहल के नवपाषाण युगीन निवासी पशुपालक थे और गाय, बैल, बकरी, भेड़ आदि पालते थे। वे मौसमी शिविरों में रहते थे। वे अपने शिविर के चारों ओर खंबे और खटके गाड़कर मवेशी के बाड़े बनाते, जिनमें वे मवेशियों को रखते और गोबर जमा करते थे। फिर वे उस सारे शिविर स्थल में आग लगाकर उसे साफ कर देते थे ताकि अगले मौसम में फिर शिविर लगाए जाए। पिकलीहल में राख का ढेर और निवास स्थल दोनों मिले हैं। नवपाषाण युग के निवासी सबसे पुराने कृषक समुदाय के थे। वे पत्थर की कुदालों और खोदने के डंडों से जमीन खोदते थे। डंडों में एक और 1 से आधे किलोग्राम वजन के पत्थर के छल्ले लगे रहते थे। पत्थर के पॉलिशदार औजारों के अलावा वे सूक्ष्म पाषाण फलकों का भी प्रयोग करते थे। वे मिट्टी शरकंडों के बने गोलाकार या आयताकार घरों में रहते थे। बताया जाता है कि गोलाकार घरों में रहने वालों की संपत्ति पर सामुदायिक स्वामित्व होता था। जो भी हो, इतना तो निश्चय है कि नवपाषाण युगीन लोग अस्थायी रूप से घर बनाकर रहने लगे। ये रागी और कुल्थी पैदा करते थे। मेहरगढ़ में बसने वाले नवपाषाण युग के लोग अधिक उन्नत थे। वे गेहूं, जौ, रुई उपजाते थे और कच्ची ईंटों के घरों में रहते थे। चूंकि नवपाषाण अवस्था के कई लोग अनाजों की खेती करते थे और पशु पालते थे, इसलिए उन्हें अनाज रखने के बर्तनों की जरूरत हुई। फिर पकाने, खाने और पीने के पात्रों की भी आवश्यकता हुई। अतः कुंभकारी सबसे पहले इसी अवस्था में दिखाई देती है। आरंभ में हाथ से बनाए गए मृतभांड मिलते हैं। बाद में मिट्टी के बर्तन चाक पर बनने लगे। इन बर्तनों में पॉलिशदार काला मृदभांड, धूसर मृदभांड और चटाई की छाप वाले मृदभांड शामिल हैं। नवपाषाण युग के सेल्ट, कुल्हाड़ियां, बसूले, छेनी आदि औजार उड़ीसा और छोटा नागपुर के पहाड़ी इलाकों में भी पाए गए हैं।
परंतु मध्य प्रदेश के कुछ भागों में तथा उत्तरी दक्कन के कई प्रदेशों में नवपाषाण बस्तियों का आभास आमतौर से बहुत कम मिलता है, जिसका कारण यह है कि वहां ऐसे पत्थर नहीं थे जिन्हें आसानी से खरादकर चिकना किया जा सके। 9000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व के बीच की अवधि में पश्चिम एशिया में भारी तकनीकी प्रगति हुई, क्योंकि इसी अवधि में लोगों ने खेती, बुनाई, कुम्भकारी, भवन निर्माण, पशुपालन, लेखन आदि का कौशल विकसित किया। परंतु भारत में यह सारा विकास कुछ विलंब से हुआ। फिर भी भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण युग ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के आसपास शुरू हुआ। गेहूं, जौ आदि सहित कई महत्वपूर्ण फसलें इस उपमहाद्वीप में इसी अवधि से उपजाई जाने लगी और संसार के इस भाग में कई गांव बसे। लगता है यहाँ आकर मानव ने सभ्यता के द्वार पर पांव रखा। प्रस्तर युग के लोगों की एक भारी लाचारी थी। वे पूर्णतः पत्थर के ही औजारों और हथियारों पर आश्रित थे, इसलिए वे पहाड़ी इलाकों से दूर जाकर बस्तियां नहीं बसा सकते थे। वे पहाड़ियों की ढलानों पर, गुफाओं में और पहाड़ियों से युक्त नदी घाटियों में ही अपना निवास बना सके। साथ ही काफी प्रयास के बावजूद ये सिर्फ उतना ही अनाज पैदा कर सकते थे जितने से किसी तरह अपना जीवन बसर कर सके। नवाध्याय है त्राम-पाषाण कृषक संस्कृतियां। त्राम-पाषाण युग की बस्तियां। नवपाषाण का अंत होते होते धातुओं का इस्तेमाल शुरू हो गया। धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ। कई संस्कृतियों का जन्म पत्थर और तांबे के उपकरणों का साथ साथ प्रयोग करने के कारण हुआ। इन संस्कृतियों को त्राम-पाषाण कालीन कहते हैं, जिसका अर्थ है पत्थर और तांबे के उपयोग की अवस्था। तकनीकी दृष्टि से त्राम-पाषाण अवस्था हड़प्पा की कांस्य युगीन संस्कृति से पहले की है, पर कालक्रमानुसार भारत में हड़प्पा की कांस्य संस्कृति पहले आती है और देश के अधिकांश भागों में त्राम-पाषाण युगीन संस्कृतियां बाद में। यहाँ हम सर्वप्रथम त्राम-पाषाणिक संस्कृति पर ही विचार कर रहे हैं। त्राम-पाषाण युग के लोग अधिकांशतः पत्थर और तांबे की वस्तुओं का प्रयोग करते थे, किंतु कभी कभी वे घटिया किस्म के तांबे का भी प्रयोग करते थे। वे मुख्यतः ग्रामीण समुदाय बनाकर रहते थे और देश के ऐसे विशाल भागों में फैले थे जहां पहाड़ी जमीन और नदियां थी। इसके विपरीत हड़प्पाई लोग कांसे का प्रयोग करते थे और सिंधु घाटी के बाढ़ वाले मैदानों में हुई उपज की बदौलत नगर निवासी हो गए थे। भारत में त्राम-पाषाण अवस्था की बस्तियां दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्वी भारत में पाई गई है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में दो पुरा स्थलों की खुदाई हुई है, एक आहार में और दूसरा गिलुंद में। ये पुरा स्थल बनास घाटी की सूखी अंचलों में है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कैथा और ईरन की खुदाई हुई है। मध्य और पश्चिमी भारत की मालवा त्राम-पाषाण संस्कृति की विलक्षणता है मालवा मृदभांड, जो त्राम-पाषाण मृदभांडों में उत्कृष्ट माना जाता है। इसके कुछ मृदभांड और अन्य संस्कृति सामग्री महाराष्ट्र में भी पाई गई है, परंतु सबसे विस्तृत उत्खनन पश्चिमी महाराष्ट्र में हुई है। जहां उत्खनन हुए हैं वे पुरा स्थल है अहमदनगर जिले में जोड़वे, नेवेसा और दैमाबाद। पुणे जिले में चंदोली, सोनगांव और इनामगांव, प्रकाश और नासिक, ये सभी पुरा स्थल जोड़वी संस्कृति के हैं। यह नाम जोड़ के आधार पर दिया गया है, जो अहमदनगर जिले में गोदावरी नदी की शाखा नदी प्रवरा के बाएं तट पर अवस्थित पारूपिक पुरा स्थल है। जोड़वे संस्कृति ने मालवा संस्कृति से बहुत कुछ ग्रहण किया है, किंतु इसमें दक्षिणी नवपाषाण संस्कृति के तत्व भी हैं। ईसा पूर्व 1400 से 1700 के आसपास की जोड़वी संस्कृति विदर्भ के कुछ भाग को तथा कोंकण के तट प्रदेश को छोड़ सारे महाराष्ट्र में फैली थी। यूं तो जोड़वी संस्कृति ग्रामीण थी,
फिर भी इसकी कई बस्तियां जैसे दैमाबाद और इनाम गांव नगरीकरण के स्तर तक पहुंची गई थी। महाराष्ट्र की सभी पुरा स्थल अधिकतर काली भूरी मिट्टी वाले ऐसे अशुष्क क्षेत्रों में हैं जहां बेर और बबूल के पेड़ थे, परंतु ये नदी तट वाले क्षेत्र में पड़ते थे। इनके अलावा नवदा टोली पुरास्थल भी है जो नर्मदा के तट पर है। अधिकांश ताम्र पाषाणिक स्थल दक्षिण भारत के नवपाषाण स्थलों में भी घुस गए थे। कई ताम्र पाषाण स्थल इलाहाबाद जिले के बिंद क्षेत्र में भी पाए गए हैं। पूर्वी भारत में गंगा तटवर्ती चिरांद के अलावा बर्धमान जिले के पांडुराजार, डीवी तथा पश्चिमी बंगाल के बीरभूम जिले में महिषदल उल्लेखनीय हैं। कुछ और पुरास्थलों की खुदाई हुई है जिनमें उल्लेखनीय हैं बिहार में शेनुवार, सोनपुर और ताराडी तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडी और नरहन। इन संस्कृति के लोग पत्थर के छोटे छोटे औजारों और हथियारों का इस्तेमाल करते थे जिनमें पत्थर के फलकों और फलकियों का महत्वपूर्ण स्थान था। अनेक स्थानों में खासकर दक्षिण भारत में प्रस्तर फलक उद्योग बढ़ा और पत्थर की कुल्हाड़ी भी चलती रही। जाहिर है कि ऐसे क्षेत्र पहाड़ियों से अधिक दूर नहीं थे। कई बस्तियों में तांबे की वस्तुएं बहुतायत से मिली है। यही हाल आहार और गिलुंद का भी प्रतीत होता है जो राजस्थान की वनास घाटी के कमोबेश शुष्क इलाकों में पड़ते हैं। अन्य समकालिक ताम्र पाषाणिक कृषक संस्कृतियों के विपरीत आहार में वास्तव में सूक्ष्म पाषाण औजारों का इस्तेमाल नहीं होता था। यहाँ पत्थर की कुल्हाड़ियों या फलकों का लगभग अभाव ही है। यहाँ कई सपाट कुल्हाड़ियाँ, चूड़ियाँ और पत्थरें मिली है जो सभी तांबे की है। हालांकि एक चादर कांसे की भी पाई गई है। तांबा पाशी उपलब्ध है। आहार के लोग शुरू से ही धातु कर्म जानते थे। आहार का प्राचीन नाम ताम्रवती अर्थात तांबा वाली जगह है। आहार संस्कृति का काल 2100 और 1599 ईसा पूर्व के बीच कहीं रखा जाता है और गिलुंद उस संस्कृति का स्थानीय केंद्र माना जाता है। गिलुंद में तांबे के टुकड़े ही मिलते हैं। यहाँ एक प्रस्तर फलक उद्योग भी पाया गया है। महाराष्ट्र के जोड़बे और चंदौली में सपाट आयताकार ताम्र कुठार पाए गए हैं और चंदौली में तांबे की छेनी भी मिली है। ताम्र पाषाण काल के लोग विभिन्न प्रकार के मृद भांडों का व्यवहार करते थे। इनके एक किस्म के बर्तन काले व लाल रंग के हैं और लगता है इनका प्रयोग लगभग 2000 ईसा पूर्व से व्यापक तौर पर होता आया है। ये चाकों पर बनते थे और कभी-कभी इन पर सफेद रैखिक आकृतियां बनी रहती थी। यह बात केवल राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बारे में ही नहीं है बल्कि बिहार और पश्चिमी बंगाल में पाई गई बस्तियों के बारे में भी है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और बिहार में रहने वाले लोग टोटी वाले जलपात्र, गोदीदार दस्तरियां और गोदीदार कटोरे बनाते थे। ऐसा समझना गलत होगा कि काले व लाल मृदभांड का व्यवहार करने वाले सभी लोग एक ही संस्कृति के हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान वाले मृदभांड चित्रित हैं, पर पूर्वी भारत में ऐसे मृदभांड बहुत कम हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और अन्यत्र रहने वाले ताम्रपाषाण युग के लोग मवेशी पालते और खेती करते थे। वे गाय, भेड़, बकरी, सूअर और भैंस रखते थे और हरिण का शिकार करते थे। ऊंट के भी अवशेष मिले हैं। सामान्यतः वे घोड़े से भी परिचित नहीं थे। कुछ अवशेषों की पहचान घोड़े या गधे या जंगली गधे के अंग के रूप में की गई है। लोग गोमांस तो अवश्य खाते थे किंतु सूअर का मांस अधिक नहीं खाते थे। ध्यानाकर्षक बात यह है कि वे लोग गेहूं और चावल उपजाते थे। इन मुख्य अनाजों के अतिरिक्त वे बाजरे की भी खेती करते थे। वे मशहूर
उड़द और मूंग आदि कई दलहन और मटर भी पैदा करते थे। लगभग ये सभी अनाज महाराष्ट्र में नर्मदा नदी के तट पर स्थित नवदा टोली में भी पाए गए हैं। खुदाई के परिणाम स्वरूप इतने सारे अनाज भारत में अन्य किसी भी स्थान में शायद नहीं मिले हैं। नवदा टोली के लोग बेर और अलसी भी उपजाते थे। दक्कन की काली मिट्टी में कपास की पैदावार होती थी। निचले दक्कन में रागी, बाजरा और इस तरह की अन्य अनाजों की खेती होती थी। पूर्वी भारत में बिहार और पश्चिम बंगाल में मछली पकड़ने के कांटे, बंसी मिले हैं, जहां हम चावल भी पाते हैं। इससे मालूम होता है कि मछली और भात पूर्वांचल के लोगों का आहार था, जो देश के उस भाग में आज भी प्रचलित भोजन है। राजस्थान की बनास घाटी की अधिकांश बस्तियां छोटी है, किंतु आहार और गिलुंद लगभग 4 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले हैं। त्राम पाषाण युग के लोग प्रायः पक्की ईंटों से परिचित नहीं थे, जिनका इस्तेमाल कभी कभी ही होता था। जैसे गिलुंद में 1500 ईसा पूर्व के आसपास पक्की ईंटों का इस्तेमाल हुआ। यदा कदा वे अपना घर कच्ची ईंटों से बनाते, पर अधिकतर गीली मिट्टी थोपकर बनाते और लगता है घरों पर छप्पर भी दिए जाते थे। लेकिन आहार के लोग पत्थर के बने घरों में रहते थे। अब तक पता चले 200 जोड़वे स्थलों में गोदावरी का दैमाबाद सबसे बड़ा है। यह लगभग 20 हेक्टेयर में फैला है, जिसमें लगभग 4000 लोग रह सकते थे। यह पत्थर और मलबे के बुर्जों वाली कच्ची दीवार के घेर कर गढ़ जैसा बनाया प्रतीत होता है। दैमाबाद की ख्याति भारी संख्या में कांसे की वस्तुओं की उपलब्धि के लिए है। इनमें से कुछ वस्तुओं पर हड़प्पा संस्कृति का प्रभाव लक्षित होता है। पश्चिमी महाराष्ट्र में आरंभिक त्राम पाषाण अवस्था के इनाम गांव स्थल पर चूल्हों सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढे वाले मकान मिले हैं। बाद की अवस्था 1300 से 1000 ईसा पूर्व में 5 कमरों वाला एक मकान मिला है, जिसमें 4 कमरे आयताकार हैं और एक वृत्ताकार। यह मकान बस्ती के केंद्र में है और किसी सरदार का मकान रहा होगा। इसके निकट में ही जो कोठार है, उसमें राजस्व के रूप में वसूला गया अनाज जमा किया जाता होगा। इनाम गांव त्राम पाषाण युग की बड़ी बस्ती थी। इसमें 100 से अधिक घर और कई कब्रें पाई गई है। यह बस्ती किला बंद है और खाई से घिरी हुई है। त्राम पाषाण युग के लोगों की कला और शिल्प के बारे में बहुत से तथ्य ज्ञात हैं। वे तांबे के शिल्प कर्म में निसंदेह बड़े दक्ष थे और पत्थर का काम भी अच्छा करते थे। हमें तांबे के औजार, हथियार और कंकन मिले हैं। वे कार्नेलियन, स्टेलाइट और क्वार्ट्ज क्रिस्टल जैसे अच्छे पत्थरों के मनके या गुटिकाएं भी बनाते थे। वे लोग कताई और बुनाई जानते थे, क्योंकि मालवा में चरखे और तकलियां मिली है। महाराष्ट्र में कपास, सन और शिमल की रुई से बने धागे भी मिले हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि वे लोग वस्त्र निर्माण से सुपरिचित थे। अनेक स्थलों पर प्राप्त इन वस्तुओं के शिल्पियों के अतिरिक्त हमें इनाम गांव में कुंभकार, धातुकार, हाथी दांत के शिल्पी, चूना बनाने वाले और खिलौने की मिट्टी की मूर्तें, टेराकोटा बनाने वाले कारीगर भी दिखाई देते हैं। त्राम पाषाण अवस्था में अनाज, भवन, मृदभांड आदि में क्षेत्रीय अंतर भी दिखाई देते हैं। पूर्वी भारत चावल उपजाता था, तो पश्चिमी भारत जौ और गेहूं। तिथि क्रम से देखें तो मालवा और मध्य भारत की कई बस्तियां, जैसे कैथा एवं एरन,
पहले की प्रतीत होती है, जबकि पश्चिमी महाराष्ट्र और पूर्वी भारत की बस्तियां बहुत बाद की। उनके सब संस्कारों और पूजा पद्धति का कुछ आभास मिलता है। महाराष्ट्र में लोग मृतक को कलश में रखकर अपने घर में फर्श के अंदर उत्तर दक्षिण स्थिति में गाड़ते थे। हड़प्पाई लोगों की तरह अलग अलग कब्रिस्तान नहीं होते थे। कब्र में मिट्टी की हड्डियां और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी, जो जाहिर है कि परलोक में मृतक के इस्तेमाल के लिए होती थी। मिट्टी की स्त्री मूर्तियों से प्रतीत होता है कि ताम्रपाषाण युग के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। कई कच्ची मिट्टी की नग्न मूर्तिकाएं भी पूजी जाती थी। इनाम गांव में मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, जो पश्चिम एशिया में पाई जाने वाली ऐसी प्रतिमा से मिलती है। मालवा राजस्थान में मिले रूढ़ शैली में बनी मिट्टी की वृषभ मूर्तिकाएं यह सूचित करती है कि वृषभ षाढ़ धार्मिक पंथ का प्रतीक था। बस्ती के ढांचों और सब संस्कार विधि दोनों से पता चलता है कि ताम्रपाषाण समाज में असमानता आरंभ हो चुकी थी। महाराष्ट्र में पाई गई कई जोड़वे बस्तियों में एक तरह का निवासग्रस्त अधिक्रम ऊंच नीच का क्रम दिखाई देता है। कुछ बस्तियां तो 20 हेक्टेयर तक की बड़ी बड़ी है, जबकि कुछ 5 हेक्टेयर या उससे भी छोटी है। इससे द्विस्तरीय निवास का आभास मिलता है। बस्तियों के विस्तार में अंतर का अर्थ है कि बड़ी बड़ी बस्तियों का दबदबा छोटी छोटी बस्तियों पर रहता था, लेकिन बड़ी और छोटी दोनों तरह की बस्तियों में सरदार और उनके नातेदार आयताकार मकानों में रहते थे और गोल झोपड़ियों में रहने वालों पर प्रभुत्व रखते थे। इनाम गांव में शिल्पी या पंसारी लोग पश्चिमी छोर पर रहते थे, जबकि सरदार प्रायः केंद्र स्थल में रहता था। इससे निवासियों के बीच सामाजिक दूरी जाहिर होती है। पश्चिमी महाराष्ट्र की चंदोली और नेवासा बस्तियों में पाया गया है कि कुछ बच्चों के गलों में तांबे के मनकों का हार पहनाकर उन्हें दफनाया गया है, जबकि अन्य बच्चों की कब्रों में सम्मान के तौर पर कुछ बर्तन मात्र हैं। इनाम गांव में एक वयस्क आदमी मृत भांडों और कुछ तांबे के साथ दफनाया गया है। कायथा के एक घर में तांबे के 29 कंगन और 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियां पाई गई है। इसी स्थान में सेटेटाइट और कॉर्नेलियन जैसी कीमती पत्थरों की गोलियों के हार पात्रों में जमा पाए गए हैं। यह स्पष्ट है कि जिनके पास ये वस्तुएं थी वे धनी थे। तिथि क्रमिक दृष्टि से गणेश्वर स्थल विशेष रूप से अवलोकनीय है। यह राजस्थान में खेती ताम पट्टी के सीकर झुंझुनू क्षेत्र के तांबे की समृद्ध खानों के निकट पड़ता है। इस क्षेत्र से खुदाई में निकली तांबे की वस्तुएं हैं। तीर के नोक, बरछे के फल, बंसियां, स्लेट, कंगन, चीनी आदि। इनमें से कुछ की आकृतियां सिंधु स्थलों में मिली इन वस्तुओं की आकृतियों से मिलती है। पक्की मिट्टी की एक ऐसी पिंडिका मिली है जो सिंधु टाइप से मिलती जुलती है। इस स्थान में बहुत से पत्थर के छोटे छोटे औजार मिले हैं, जो ताम्रपाषाण संस्कृति की परिचायक हैं। यहाँ गौरिक मृदभांड भी पाया गया है। यह लाल अनुलेपित भांड है, जो अक्सर काले रंग से रंगा रहता है और मुख्यतः कलश की सल्कों में होता है। चूंकि गणेश्वर के जमाव को 2800 से 2200 ईसा पूर्व का माना जाता है, इसलिए इसकी बहुत सी वस्तुएं परिपक्व हड़प्पा संस्कृति से पूर्व की है। गणेश्वर मुख्यतः हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता था, पर उसने कोई खास तत्व प्राप्त नहीं किया है। गणेश्वर के लोग अंशतः कृषिजीवी और मुख्यतः शिकारजीवी थे। यद्यपि उनका मुख्य शिल्प तांबे की वस्तुएं बनाना था, तथापि वे वैसे नगरीय तत्वों को विकसित नहीं कर पाए
जो बाढ़ सिंचित मैदानों की उपज पर आश्रित हड़प्पाई अर्थव्यवस्था में दिखाई देती है। अतः गणेश्वर की पुरावस्तुओं को वास्तविक गौड़िक मृदभांड ताम्रनिधि संस्कृति की कोटि में नहीं रखा जा सकता है। इसकी सूक्ष्म पाषाण वस्तुओं तथा अन्य पाषाण उपकरणों को देखते हुए गणेश्वर संस्कृति को पाक हड़प्पाई ताम्र पाषाण संस्कृति कहा जा सकता है, जिसकी भित्ति पर परिपक्व हड़प्पाई संस्कृति खड़ी हुई। तिथि क्रम की दृष्टि से भारत में ताम्र पाषाण बस्तियों की कई श्रृंखला है। कुछ पाक हड़प्पई है तो कुछ हड़प्पा संस्कृति की समकालीन है तथा कुछ हड़प्पोत्तर है। हड़प्पा अंचल के कुछ स्थलों के पाक हड़प्पई स्थलों को आरंभिक हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं, ताकि इसे परिपक्व नगरीय सिंधु सभ्यता से पृथक किया जा सके। इस तरह राजस्थान की कालीबंगा और हरियाणा की बनावली की पाक हड़प्पई अवस्था अस्पष्ट ताम्र पाषाणिक है। यही बात पाकिस्तान के सिंध राज्य के कोटदीजी स्थल के बारे में भी है। पाक हड़प्पई और हड़प्पोत्तर ताम्र पाषाण संस्कृतियां तथा हड़प्पा संस्कृति की समकालीन ताम्र पाषाण संस्कृतियां भी उत्तरी, पश्चिमी और मध्य भारत में पाई जाती है। एक उदाहरण है कायथा संस्कृति लगभग 2000 से 1800 ईसा पूर्व, जो हड़प्पा संस्कृति की कनिष्क समकालीन है। इसके मृदभांडों में कुछ प्राक हड़प्पाई लक्षण हैं, पर साथ ही इस पर हड़प्पाई प्रभाव भी दिखाई देता है। इस क्षेत्र में कई हड़प्पाई ताम्र पाषाणीय संस्कृतियां हड़प्पा संस्कृति की नगरोत्तर अवस्था से प्रभावित है। कई अन्य ताम्र पाषाण संस्कृतियां परिपक्व हड़प्पा संस्कृति से उम्र में छोटी होते हुए भी सिंधु सभ्यता से जुड़ी नहीं है, जैसे नवदा टोली, एरन और नगदा में पाई गई मालवा संस्कृति 1700 से 1200 ईसा पूर्व हड़प्पा संस्कृति से पृथक मानी जाती है। जोड़वे संस्कृति 1400 से 700 ईसा पूर्व, जो अंशतः विदर्भ और कोंकण को छोड़ सारे महाराष्ट्र में छाई हुई है, उसके बारे में भी यही बात है। देश के दक्षिणी और पूर्वी भागों में ताम्र पाषाण बस्तियां हड़प्पा संस्कृति से स्वतंत्र रही है। दक्षिण भारत में ऐसी बस्तियां हमेशा नवपाषाण युगीन बस्तियों की बात लगातार चलती है। विंध्य क्षेत्र, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिमी बंगाल की ताम्र पाषाण बस्तियां भी हड़प्पा संस्कृति से असंबद्ध थी। यह स्पष्ट है कि कई प्रकार की पाक हड़प्पाई ताम्र पाषाण संस्कृतियां सिंधु, बलूचिस्तान, राजस्थान आदि प्रदेशों में कृषक समुदायों के प्रसार में प्रेरक हुई और उनसे हड़प्पा की नगर सभ्यता के उदय के लिए अनुकूल अवसर बना। इस प्रसंग में सिंध की अमरी और कोतदीजी तथा राजस्थान के कालीबंगा और गणेश्वर का भी नाम लिया जा सकता है। प्रतीत होता है कि ताम्र पाषाण युग के कुछ कृषक समुदाय सिंधु की बाढ़ वाले मैदानों की ओर बढ़े, कांसे की तकनीकी ज्ञान प्राप्त किया और नगरों की स्थापना में सफल हुए। भारत के मध्य और पश्चिमी भागों में ताम्र पाषाण संस्कृतियां 1200 ईसा पूर्व में या 1000 ईसा पूर्व आती जाती लुप्त हो गई। केवल जोड़वी संस्कृतियां 700 ईसा पूर्व तक जीवित रही। फिर भी देश के कई भागों में ताम्र पाषाण युगीन काली व लार्द मृदभांड का बनना ऐतिहासिक काल में भी ईसा पूर्व दूसरी सदी तक जारी रही। परंतु कुल मिलाकर मध्य तथा पश्चिमी भारत की आरंभिक ऐतिहासिक संस्कृति तथा उनकी ताम्र पाषाण संस्कृति के बीच लगभग 4 से 6 शताब्दियों का व्यवधान रहा होगा। पश्चिमी भारत और पश्चिमी मध्य प्रदेश में ताम्र पाषाण बस्तियों के लुप्त होने का कारण लगभग 1200 ईसा पूर्व के बाद से वर्षा की कमी मानी जाती है।
पर मध्य गंगा क्षेत्र और पश्चिमी बंगाल में ये बस्तियां बाद तक चलती रही। ऐसा लगता है कि पश्चिमी भारत में ताम्रपाषाण युग के लोग ऐसी काली चिकनी मिट्टी वाले क्षेत्र में थे जहां सूखे मौसम में जमीन खोदना कठिन होता है, अतः वे अपने जमीन खोदने वाले डंडे के सहारे ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सके। लेकिन लाल मिट्टी वाले क्षेत्रों में, खासकर पूर्वी भारत में, ताम्रपाषाण अवस्था के तुरंत बाद बिना किसी व्यवधान के लौह अवस्था आरंभ की और उसने धीरे धीरे लोगों को पूरा खेतिहर बना दिया। यही बात मध्य गंगा के मैदान में स्थित ताम्रपाषाण संस्कृतियों पर लागू होती है। इसी तरह दक्षिणी भारत के कई स्थलों पर ताम्रपाषाण संस्कृतियों ने लोहे का इस्तेमाल करने वाली महापाषाण संस्कृति का रूप ले लिया। ताम्रपाषाण अवस्था का महत्व। जलोढ़ मिट्टी वाले मैदानों और घने जंगल वाले क्षेत्रों को छोड़ प्रायः देश भर में ताम्रपाषाण संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। जलोढ़ मिट्टी वाले मैदानों में भी जलाशय के किनारे कई ताम्रपाषाण बस्तियां मिली है, पर सामान्यतः ताम्रपाषाणिक लोगों ने अधिकतर नदी तटों पर पहाड़ियों से कम दूरी पर गांव बसाए। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, ये लोग सूक्ष्म पाषाणों और पत्थर के अन्य औजारों के साथ साथ तांबे के भी कुछ औजारों का प्रयोग करते थे। जान पड़ता है कि इनमें से अधिकतर लोग तांबे को पिघलाने की कला जानते थे, पर मध्य गंगा क्षेत्र की ताम्रपाषाण संस्कृति में तांबे के औजार बहुत कम मिलते हैं। पश्चिमी भारत और मध्य भारत की संस्कृतियां में वे अधिक मिलते हैं। लगभग सभी ताम्रपाषाण समुदाय चाकों पर बने काले व लाल मृदभांड का प्रयोग करते थे। उनके विकास की पाक कांस्य अवस्था को देखते हुए हम पाते हैं कि चित्रित मृदभांडों का सबसे पहले इस्तेमाल करने वाले वे ही हैं। वे पकाने, खाने, पीने और सामान रखने के लिए इन भांडों का प्रयोग करते थे। वे लोटा और थाली दोनों का प्रयोग करते थे। दक्षिण भारत में नवपाषाण अवस्था और लक्षित रूप से ही ताम्रपाषाण अवस्था में परिणत हो गई। अतः इन संस्कृतियों को नवपाषाणीय ताम्रपाषाण संस्कृति का नाम दे दिया गया। अन्य भागों में, विशेषकर पश्चिमी महाराष्ट्र और राजस्थान में, ताम्रपाषाण संस्कृति के लोग बाहर से आकर बसे प्रतीत होते हैं। उनकी सबसे पुरानी बस्तियां संभवतः मालवा और मध्य भारत में थी, जैसे कैथा और एरन की बस्तियां। पश्चिमी महाराष्ट्र की बस्तियां बाद की मालूम होती है और बिहार तथा पश्चिम बंगाल की बस्तियां तो और भी बाद में बसी है। सर्वप्रथम ताम्रपाषाण जनों ने ही प्रायद्वीप भारत में बड़े बड़े गांव बसाए और वे नवपाषाण जनों के बारे में जितना ज्ञात है उससे कहीं अधिक अनाज उपजाते थे। विशेषकर वे पश्चिमी भारत में जौ, गेहूं और मूंग और दक्षिणी और पूर्वी भारत में चावल पैदा करते थे। वे अन्न के साथ साथ मछली भी खाते थे। पश्चिमी भारत में पशुओं का मांस अधिक चलता था, पर पूर्वी भारत के लोग भोजन में मछली और भात का प्रमुख स्थान था। पश्चिमी महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में बस्तियों के और भी अवशेष मिले हैं। मध्य प्रदेश में कैथा और एरन की और पश्चिमी महाराष्ट्र में इनाम गांव की बस्तियां किलाबंद है। इसके विपरीत पूर्वी भारत के चिरांद और पांडु राजा ढीवी की संरचना के अवशेष कम हैं। उनसे सिर्फ खंभों, खाइयों और गोलाकार घरों की जानकारी मिलती है। सब संस्कार विधियां भिन्न थी। महाराष्ट्र में मृतक उत्तर दक्षिण सीध में रखा जाता था, किंतु दक्षिण भारत में
पूर्व पश्चिम सिंध में। पश्चिमी भारत में लगभग संपूर्ण समाधान प्रचलित था, जबकि पूर्वी भारत में आंशिक समाधान चलता था। त्राम पाषाण संस्कृतियों की दुर्बलताएं। त्राम पाषाण युग के लोग मवेशी पालते थे और उन्हें अपने आंगन में ही बांधकर रखते थे। शायद वे पशुपालन मांस के लिए करते थे, दूध पीने के लिए या घी आदि बनाने के लिए उनको दूहते नहीं थे। कई जनजातियों के लोग जैसे बस्तर के गोंड मानते हैं कि पशुओं का दूध केवल पशुओं के बच्चों के लिए है, इसलिए वे दूहते नहीं हैं। इस कारण त्राम पाषाण युग के लोग पशुओं से पूरा फायदा नहीं उठा सके और त्राम पाषाण युग के लोग मध्य और पश्चिमी भारत के काली कपास मिट्टी वाले क्षेत्र में रहते थे। गहन या विस्तृत पैमाने पर खेती नहीं कर पाए। त्राम पाषाण स्थलों में न हल और न फावड़ा ही पाया गया है। वे अपने जमीन खोदने वाले डंडे में पत्थर का छिद्रित चक्का दबाव के लिए लटका देते थे और इससे केवल झूम खेती कर पाते थे। ऐसी खनन यष्टि से तो केवल राख से ही खेती करनी संभव थी। काली मिट्टी में गहन और व्यापक खेती करने के लिए लोहे के उपकरणों का प्रयोग आवश्यक था, जिनका स्थान त्राम पाषाण संस्कृति में था ही नहीं। पूर्वी भारत में लाल मिट्टी वाले इलाकों में रहने वाले त्राम पाषाणिक लोगों की भी यही कठिनाई थी। पश्चिमी महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में बच्चों के समाधानों से त्राम पाषाण संस्कृतियों की आम दुर्बलता प्रकट होती है। खाद्य उत्पादक अर्थव्यवस्था के होते हुए भी बच्चों के मरने की दर बहुत ऊंची थी। पोषाहार की कमी, चिकित्सा के ज्ञान का अभाव या महामारी का प्रकोप इसका कारण हो सकता है। जो भी हो, त्राम पाषाण संस्कृति का सामाजिक और आर्थिक ढांचा आयुर्वर्धक नहीं हुआ। त्राम पाषाण संस्कृति तत्वतः ग्रामीण पृष्ठभूमि पर खड़ी थी। इसके जीवन की सारी अवधि में तांबा सीमित मात्रा में ही उपलब्ध रहा और धातु के रूप में तांबा को सीमित ही काम दे सकता था। यूं भी तांबे का बना औजार लचीला होता था। लोग तांबे में टीन को मिश्रित करके कांसा बनाना नहीं जानते थे, जो तांबे से अधिक मजबूत और उपयोगी होता है। कांसे के औजारों के इस्तेमाल से क्रीट, मिस्र और मेसोपोटामिया में और सिंधु घाटी में भी प्राचीनतम सभ्यताओं के विकास में बड़ी सुविधा मिली थी। त्राम पाषाण युग के लोग लिखने की कला नहीं जानते थे और ना ही वे नगरों में रहते थे, जबकि कांस्य युग के लोग नगरवासी हो गए थे। सभ्यता के ये भी सभी तत्व हमें भारतीय उपमहादेश के सिंधु क्षेत्र के अधिकतर भाग में विद्यमान दिखाई पड़ते हैं। अधिकांश त्राम पाषाण संस्कृतियां उम्र में सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की ही है। फिर भी ये संस्कृतियां सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के उन्नत तकनीकी ज्ञान से कोई ठोस फायदा नहीं उठा पाई। त्राम निधियां और गौड़िक मृदवान अवस्था। 80 से भी अधिक त्राम निधियां, जिनमें अंगूठी, सेल्ट, कुठारी, खड्ग, हारपून, सूल, आदमी जैसी मूर्तें आदि चीजें हैं। पूरब में बंगाल और उड़ीसा से लेकर पश्चिमी में गुजरात और हरियाणा तक तथा दक्षिण में आंध्र प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक के विशाल भूभाग में बिखरी पाई गई है। सबसे बड़ी निधि मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से प्राप्त हुई है। इसमें 424 तांबे के औजार और हथियार तथा 102 चांदी के पतले पत्थर हैं। लेकिन इन त्राम निधियों में से लगभग आधी गंगा यमुना दोआब में केंद्रित है। अन्य क्षेत्रों में जहां तहां तांबे के हारपून, दुसिंगी तलवार और मानव मूर्तियां मिली है। ये शिल्प वस्तुएं कई तरह के काम देती थी।
ये केवल मछली पकड़ने, शिकार करने या लड़ाई करने के लिए ही नहीं थी, बल्कि शिल्प कर्म और कृषि कर्म के लिए भी उपयोगी थी। इन उपकरणों से यह स्वतः सिद्ध होता है कि तांबे के कारीगरों को अच्छी तकनीकी जानकारी प्राप्त हो चुकी थी और वे वस्तुएं खानाबदोश लोगों या आदिम कारीगरों की कृति नहीं हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 2 स्थानों में की गई खुदाई में इनमें से कुछ वस्तुएं गौरिक मृदभांडों और कच्ची मिट्टी के घर द्वारों के साथ मिली है। एक स्थान में कहीं-कहीं पक्की ईंट के टुकड़े भी पाए गए हैं। खुदाई में पत्थर के औजार भी मिले हैं। इन बातों से यह प्रकट होता है कि त्राम नदियों में पत्थर के औजारों के साथ मिले तांबे के इन उपकरणों का प्रयोग करने वाले लोग अस्थायी जीवन बिताने वाले थे और उन त्राम पाषाण कृषकों और शिल्पियों में थे जो दोआब के बड़े भाग में सबसे पहले बसे। अधिकांश गौरिक मृदभांड स्थल दोआब के ऊपरी हिस्से में पड़ते हैं, लेकिन छिटपुट त्राम नदियां बिहार और अन्य प्रदेशों के पठार क्षेत्रों में मिली है। बहुत से त्राम सिल्ट राजस्थान के क्षेत्रीय अंचल में भी पाए गए हैं। गौरिक मृदभांड संस्कृतियों का काल 8 वैज्ञानिक तिथि निर्धारणों के आधार पर मोटे तौर पर 2000 ईसा पूर्व और 1500 ईसा पूर्व के बीच रखा जा सकता है। जब गौरिक मृदभांड बस्तियां समाप्त हुई, उस समय से लगभग 1000 ईसा पूर्व तक दोआब में कोई खास बस्तियां नहीं दिखाई देती। हमें काले व लाल मृदभांड वाले लोगों की कुछ बस्तियों का अस्तित्व मालूम होता है, लेकिन उनके पास अवशेषों का जमाव इतना पतला है और पुरावस्तुएं इतनी कम है कि उनसे लोगों के सांस्कृतिक साधनों की कोई स्पष्ट और विशेष छवि नहीं मिलती है। जो भी हो, दोआब के ऊपरी भाग में गौरिक मृदभांड वाले लोगों के उदय के साथ ही बस्ती आरंभ होती है। हरियाणा और राजस्थान की सीमा पर अवस्थित जोधपुरा में गौरिक मृदभांड का सबसे मोटा जमाव देखा गया है, जो 1.1 मीटर है। फिर भी प्रतीत होता है कि किसी भी स्थान पर ये बस्तियां लगभग 100 बरस से अधिक नहीं टिकी और ना ये आकार में बड़ी है, ना तो विस्तृत क्षेत्र में फैली ही है। पता नहीं कि ये बस्तियां क्यों और कैसे समाप्त हो गई। कहा जाता है कि एक विशाल क्षेत्र में बाढ़ आने और उसके बाद वहां जल जमाव हो जाने के कारण वह इलाका मानव निवास के लिए अनुपयुक्त हो गया होगा। कुछ विद्वानों के अनुसार गौरिक मृदभांड के गठन में जो अभी ढीलापन पाया जाता है, वह दीर्घ काल तक पानी में रहने के कारण हो सकता है। गौरिक मृदभांड वाले लोग हड़प्पाई लोगों के करणीय समसामयिक थे और वे जिस गौरिक मृदभांड वाले क्षेत्रों में रहते थे, वह हड़प्पाई क्षेत्र से बहुत दूर नहीं है। इसलिए हम गौरिक मृदभांड वाले लोगों और कांसे का प्रयोग करने वाले हड़प्पाई लोगों के बीच कुछ आदान प्रदान का अनुमान कर सकते हैं। आप सुन रहे थे रामचरण शर्मा के द्वारा लिखी गई पुस्तक प्रारंभिक भारत का परिचय। पिछले और इस वीडियो मिला के आप अध्याय 9 तक सुने होंगे। अगले वीडियो में आप अध्याय 10 से सुनेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।